सुप्रभात दोस्तों। स्वास्थ्य के अनोखे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस सीरीज के अंदर हम सेक्शन इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में तो हम सेक्शन 1 to 9 कवर करेंगे, पर आने वाले लेक्चरों के अंदर हम ये पूरा एक्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य के इस प्लेटफॉर्म पर हम लॉ के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे उन्हें संक्षिप्त में पढ़ना है, जिससे आपके एकेडमिक कैरियर को एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो हमें पहले जानना जरूरी है कि ये बना क्यों था, किसने बनाया था। तो दोस्तों, ये हमारा आईसी 1872 है ना, ये अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। इसे कब बनवाया गया था? ये हुआ था, कमिशमेंट इसकी कब आई थी दोस्तों? 1 सितंबर 1872। ये कहाँ पे लागू होता है? होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। और इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? इसको हम यह भी कह सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, जिसके अंदर इसकी सारी एमिनेंट और एसेंशियल डेफिनेशन दी हुई है, जो हमें बताती है कि प्रपोजल क्या होता है, प्रोमिसी क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होती है, कंसेंट क्या होती है। और साथ ही साथ ये पूरे एक्ट की एक रूपरेखा डिसाइड करती है। चलो दोस्तों, जब हम बात करते हैं सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में बात करता है प्रपोजल की। देखिए, जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को, बी को क्या दे, कोई प्रपोजल दे। प्रपोजल दे, कैसा प्रपोजल? वो बोले, ए क्या तू मेरे साथ ये वाला काम, या तो तू मेरे साथ कोई काम कर, या तो तू ये काम मत कर। अच्छा, प्रपोजल देने का उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? उसका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए कि उसको उसकी क्या लेनी है? असेंट लेनी है दोस्तों। असेंट लेने के लिए वो इतनी मगजमारी कर रहा है, अन्यथा उसको कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये जो जो बोलता है ना कि अपने को ये वाला काम करना है, ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है प्रॉमिसर। प्रॉमिसर मतलब जो आदमी प्रपोजल लाता हो। प्रॉमिसर, ऑफरर, ये सब एक ही बात है। पर जब हम बात करते हैं जो अपनी असेंट दे रहा हो, जो बता रहा हो कि हाँ हाँ मैं आपके साथ ये वाला काम करूंगा या आपके साथ ये वाला काम नहीं करूंगा, तो वो आदमी कौन होता है? जो अपनी असेंट देता है उसको हम कहते हैं प्रॉमिसी। दोस्तों, प्रपोजल में हमको एक ही चीज ध्यान रखनी है। प्रपोजल का उद्देश्य क्या होता है कि हमको सामने वाले पर्सन की क्या लेनी है? असेंट लेनी है। हमको उसकी असेंट लेनी है और साथ ही साथ हमें उससे पूछ, जब एक पर्सन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज देयर विलिंगनेस टू डू और नॉट टू और एब्स्टिनेंट डूइंग समथिंग विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन हिज असेंट इज नॉन एज प्रपोजल। तो ये हमने सेक्शन 2A के बारे में पढ़ा। ठीक है। अच्छा, कार्ली वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी का 1893 का एक केस लो है। वो कहता है यूनिलेटरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। क्या कह रहा है? यदि कोई यूनिलेटरल ऑफर है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। किससे? परफॉर्मिंग कंडीशन। यदि कोई कंडीशन परफॉर्म कर दे तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2B। सेक्शन 2B क्या कहता है दोस्तों? एक्सेप्टेंस व्हेन द ऑफर गिव असेंट टू ऑफरी। देखो भैया, ए है, ए ने बी को बोला कि क्या आप मेरा घर खरीदोगे? तो ये कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रॉमिसर। ये क्या हो गया? प्रॉमिसी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। अच्छा, जब इनने इसकी, प्रॉमिसर ने इसको एक प्रपोजल दिया। क्या प्रपोजल दिया? ये जो आपका घर है ना, ये जो आपका घर है, ये आप मुझे दे दो। किसके बदले में दे दो? 5 लाख रुपए के कंसिडरेशन में दे दो। और जब प्रॉमिसी ने क्या दे दी इसमें? अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। तो ये क्या हो गया? ये बन गया प्रॉमिस। तो दोस्तों, व्हेन ऑफर गिव असेंट टू ऑफरर, देखो भैया, जब ऑफर क्या करे, अपनी असेंट ऑफरर को दे दे, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एक्सेप्टेंस। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि यदि ए ने क्या बोला? ए ने बी को बोला, मतलब प्रॉमिसी ने
प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को बोला कि क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे। तो इसका प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि उसकी असेंट लेना। क्या लेना? असेंट। इसकी असेंट लेना इसका क्या था? मेन उद्देश्य था। अच्छा, इसको यदि असेंट मिल जाती है, यदि ये अपनी असेंट दे देता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो देखो, प्रपोजल प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। जब कोई व्यक्ति अपने प्रपोजल में यदि मेरे को एक्सेप्टेंस दे दे, तो वो बन जाता है प्रॉमिस। पर जब मैं प्रॉमिस में क्या मिला दूं? मैं प्रॉमिस में ऐड कर दूं कंसीडरेशन। तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों? सेक्शन 2E के अंदर डिफाइन है। सेक्शन 2E हमें बताता है, क्या बताता है? कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो लॉफुल कंडीशन को मीट करता है, कोई एग्रीमेंट है और यदि वो लॉफुल कंडीशन को मीट करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2E के अंदर हमको एग्रीमेंट के बारे में बताया। सेक्शन 2D किसके बारे में बात करता है? कंसिडरेशन समथिंग ऑफ वैल्यू गिवन इन रिटर्न ऑफ प्रोमिसी। अच्छा, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, ए ने बी से पूछा कि क्या तुम अपना घर मुझे बेचोगे? क्या तुम अपना घर मुझे बेचोगे? तो प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी से पूछा, तो प्रॉमिसी ने क्या बोल दिया? बोले हाँ, मैं अपना घर तुम्हें बेचूंगा। किसके बदले में? 5 लाख रुपए के बदले में। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? ये क्या है? सेक्शन 2D है दोस्तों। ये क्या है? कंसिडरेशन है। घर के बदले में आपको क्या मिल रहा है? घर के बदले में आपको उसकी वैल्यू मिल रही है। समथिंग रिटर्न इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एज कंसिडरेशन। चलिए, सेक्शन 2D हमारा कवर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेर वर्सेस मिसा के केस में मैं बताता कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। अच्छा, एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं हम। ये ए है, ये बी है। ये हमारा कौन है? ये है हमारा प्रॉमिसर। ये हमारा कौन है? ये है हमारी प्रॉमिसी। भाई साहब, अब क्या होता है ना कि ए ने बोला कि क्या तुम मेरा ये वाला घर फिर से खरीद लो यार। तो बी ने उसका घर खरीद लिया। बी ने उसका घर खरीद लिया। ठीक है, पर उनने इसके बदले में क्या लिया? उनने इसके बदले में ए को क्या देता है? वो 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज देता है। तो ये तो क्या है? वैलिड है, क्योंकि कंसिडरेशन क्या है? रियल भी है और लॉफुल भी है। पर यदि वो ऐसा कह दे कि मैं तेरा घर तो खरीदूंगा, पर उसके बदले में तेरे को 5 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं तेरे को Ben 10 की घड़ी लाके दूंगा। किसकी घड़ी? Ben 10 की घड़ी लाके दूंगा। या तो मैं ये Ben 10 की घड़ी लाना संभव है क्या? ये तो भैया फ्यूचर मटेरियलिस्टिक चीजें है, ये बिली है तो होती नहीं है। ये सब क्या है? ये सब वहम है, मिथ है, ये कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज उनने क्या बोली मेरे को? उनने मेरे को दूसरी चीज बोली, आप आपका घर मेरे को दे दो, उसके बदले में मैं आपको क्या करके दूंगा? मैं आपको जो आपका दुश्मन है ना, उसको मैं मार दूंगा, जान से मार दूंगा। तो जान से मारना किसी को लॉफुल है क्या? नहीं, ये लॉफुल नहीं है, ये अनलॉफुल है। तो ये क्वेर वर्सेस मिसा के केस लॉ में हमें एक्सप्लेन करा गया। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं सेक्शन 2E की, सेक्शन 2E क्या बताता है हमें? एग्रीमेंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एग्रीमेंट के बारे में बताता है दोस्तों। ठीक है, सेक्शन 2E, सेक्शन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कहाँ आ रहा है? सेक्शन 2E के अंदर आ रहा है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है? देखो, यहाँ पे 2E आ रहे हैं, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? 2E के अंदर किसकी डेफिनेशन है? सेक्शन 2E की डेफिनेशन है। एग्रीमेंट क्या होते हैं दोस्तों? देखो, एग्रीमेंट बनते कैसे हैं? पहले तो हम जब प्रपोजल को क्या मिल जाए? प्रपोजल को मिल जाए एक्सेप्टेंस।
क्या मिल जाए, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, अब ये क्या बन गया, यदि इसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो ये किसमें इवॉल्व हो जाता है, ये इवॉल्व हो जाता है, ये इवॉल्व हो जाता है, ये इवॉल्व हो जाता है दोस्तों प्रॉमिस, किसमें, प्रॉमिस में। पर जब मैं प्रॉमिस में ऐड कर दूं कंसीडरेशन, कौन सा ड्यूरेशन, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन कहाँ आता है, सेक्शन 2D में आता है दोस्तों। कंसीडरेशन जब मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एग्रीमेंट। पर देखो बशर्ते अपन ने पीछे पढ़ा था कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए रियल एंड लॉफुल। कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए रियल एंड लॉफुल। ये हमारा बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बनता है, जब प्रपोजल को क्या मिल जाती है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यदि मिल जाती तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्रॉमिस। जब प्रॉमिस में मिल जाता है कंसिडरेशन तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए। पर देखिए जब एग्रीमेंट को क्या मिल जाए, जब वो हो लॉफुल, लॉफुल तो ये क्या बन जाते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये किसमें गिवन है दोस्तों, ये गिवन है सेक्शन 2H के अंदर। सेक्शन 2H बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। पर यदि ये क्या है, ये एग्रीमेंट जो है ना हमारे, ये साथ में है अनलॉफुल है भैया, ये लॉफुल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, याद, ये है अनलॉफुल। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सेक्शन 2G के अंदर। तो ये होता है एग्रीमेंट, ये होता है लॉफुल। लॉफुल यदि हो जाएगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आते हैं सेक्शन 2G में, वो सेक्शन 2H में, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आते हैं सेक्शन 2G में। ये हमारा यहाँ तक का हो गया। हम आगे पढ़ते हैं। देखो सेक्शन 2I किसकी बात करता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोस्तों, जो क्या ना हो, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, वो क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट अदर। देखो भैया, किसी एक वॉइडेबल मतलब एक होता है वॉइड, एक वॉइड मतलब शून्य, और वॉइडेबल मतलब शून्य करनी, मतलब हम उसको वॉइड कर सकते हैं। वॉइडेबल मतलब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, यदि दो पार्टी ने अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट करा है, किन्ने दो ने करा है भैया, ए और बी नाम के दो पार्टी है हमारी, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, इनने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पर बी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आधा परफॉर्म कर दिया, उसके बाद इसको पल्ले पड़ी कि भैया मेरे साथ क्या नहीं थी, मेरे साथ नहीं थी फ्री कंसेंट, मेरे साथ क्या नहीं थी, फ्री कंसेंट नहीं थी, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, इसको बाद में पता चला। तो भाई साहब बी क्या कर सकता है, ये बी के पास दो रेमेडी है। क्या रेमेडी है, पहली तो है कि वो इसको कर दे पूरा एब्सोल्यूट वॉइड, 100% वो उसको कर दे खत्म, 100% कर दे वॉइड। या तो वो कर दे इसको कंडीशनली, कंडीशनली कंडीशंस आ जाती, मतलब या तो वो 50% परफॉर्म कर दे, जितना उनने फायदा ले लिया है उतना परफॉर्म कर दे, या तो वो क्या करे पूरा उसको हटा दे। ये कोर्ट अपनी पावर पे करती है, और सामने वाले की जो जो उसको हामी लाभ होते हैं, टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, जो सर्कमटेंसेस होते हैं, उसके बेसिस पर हम देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, सेक्शन 3 to 9 तक। देखिए सेक्शन 3 में बताता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन इज कंप्लीटली व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ अदर। देखो भैया, यदि क्या करना है मेरे को, सेक्शन देखो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस, ये सारी ये तीनों चीजें कब मानी जाएगी, ये जब मानी जाएगी जब सामने वाले के, सामने वाला कौन, प्रोमिसी। प्रोमिसी क्या देता है, क्या तो वो कम्युनिकेट, जो प्रपोजल होता है उसको वो कम्युनिकेट करे,
सामने वाला जो भी ले रहा है ऑफर उसके नॉलेज में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया मेरे को मन में सपना आया कि मेरे को आयुष के साथ कोई संविदा करनी है, मेरे को हेमराज के साथ कोई संविदा करनी है, जो भी संविदा उसको रिवोक करना है और ये वाली संविदा को एक्सेप्ट करना है। तो ये सारी चीजें कब वैलिड मानी जाएगी? जब वो उसके नॉलेज में आएगी दोस्तों। एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन is completely when it comes to the knowledge of the concerned party। जो पार्टी इससे कंसर्न रखती हो, जब तक वो उसके नॉलेज में नहीं आएगा तो ये इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। एक्सेप्टेंस इज अ कंप्लीटली व्हेन कम्युनिकेटेड। देखो भैया क्या बोल रहा है ये अपने को बताता है, क्या बताता है? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जो होती है ना ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? 100% एब्सोल्यूट, कंप्लीट, विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन। तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। यदि मैं बोल दूं कि हाँ मैं ए का घर, मैं क्या करूंगा, मैं ए का घर परचेस करूंगा बी से। ए का घर प्रॉमिसर ने बोल दिया मैं इसका घर परचेस करूंगा, प्रॉमिसी ने बोल दिया, बोले ओके आप मेरा घर ले लो, पर मेरे को बदले में क्या दे दो? मेरे को बदले में आप दे दो 5 लाख रुपए। घर के बदले में क्या चाहिए उसको? 5 लाख रुपए। किससे चाहिए? ए से चाहिए। कितने लेगा? 5 लाख लेगा। यहाँ पे इनने अपनी एक्सेप्टेंस क्या दे दी? पूरी बता दी, बोले हाँ ठीक है। पर वो बोल दे मैं अपना घर आपको दे तो दूंगा पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वैसा नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या है? ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है ये? आगे बढ़ते हैं अपन। सेक्शन 5 किसकी बात करता है दोस्तों? सेक्शन 5 बात करता है एन ऑफर और एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक बिफोर द कंप्लीटेशन। देखो भैया यदि मैंने किसी पार्टी से मैंने ऑफर करा है, मैंने क्या ऑफर करा? अपना ऑफर वही है घर वाला। ए ने बी को बोला कि मैं आपका क्या लूंगा? मैं आपका घर ले लूंगा। कितने में लूंगा? मैं आपका घर लूंगा 5 लाख रुपए में, है ना? ये उसको क्या देगा? 5 लाख रुपए देगा। पर अब भैया ऑफर हो गया, सब हो गया, सारी चीजें हो गई, पर अब ये पट्टा क्या बोल रहा है कि नहीं मैं आपको घर नहीं दूंगा। तो हमारा सेक्शन 5 क्या कहता है? एन ऑफर और एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक बिफोर द कंप्लीटेशन। भैया कंप्लीटेशन के पहले आपको जो मना बोलना है, खामियां निकालना है, खूबियां निकालना है, आप कर लो। पर कंप्लीटेशन के बाद जब ये कंप्लीटेशन पूरा हो गया है उसके बाद आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? रिवोकेशन हैपन बाय। देखो भैया यदि ए ने बी को बोला, प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को बोला कि मैं अपना घर आपको नहीं बेच पाऊंगा, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके यह निम्न कारण हो सकते हैं। ये जो घर है ना आपको मैं नहीं बेच पाऊंगा। इसके रीजन क्या क्या है? इसके रीजन एक तो ये है कि भैया यहाँ पे हो गया लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम पहला। दूसरा क्या हो गया? फेलियर ऑफ कंडीशन। तीसरा क्या हो गया? डेथ और इंसैनिटी। भैया या तो जो आपका ऑफर की समय सीमा थी, जो समय अवधि थी, वो आप समय अवधि को चूक गए तो मैं रिवोक कर सकता हूँ। ऑफर को क्या कर सकता हूँ मैं? रिवोक यहाँ पे कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया आप समय सीमा चूक गए। अब जो घर में बेच रहा था वो घर भूकंप आ गया, घर ही गिर गया भैया, तो मैं वो बेच नहीं सकता। फेलियर ऑफ कंडीशन हो गई। डेथ और इंसैनिटी, जो मकान बेच रहा था वो पागल हो गया, जो खरीद रहा था वो पागल हो गया, जो वो बेच रहा था वो भी मर गया, खरीदने वाला भी मर गया। तो ये होता है डेथ और इंसैनिटी। रिजेक्शन हो जाए, यदि जो सामने वाला प्रॉमिस ही है ना
वो काउंटर ऑफर दे दे, अच्छा तो एक काम कर, तू तेरा घर बेच दे मेरे को 5 10 लाख रुपए में, तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर। तो ये भी भैया क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। रिवोकेशन देखो भैया, रिवोकेशन कब आप बनवाओगे, एक्सेप्टेंस के पहले। यदि मैंने आपको एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं आपके साथ ये फलाना फलाना चीज करूंगा, तो मैं उसको रिवोक कब कर सकता हूँ, एक्सेप्टेंस देने के पहले। एक्सेप्टेंस देने के बाद मैं रिवोक नहीं कर सकता। वी आर बाउंड टू परफॉर्म आर लीगल ऑब्लिगेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज। सेक्शन 7 क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। देखिए सेक्शन 7 हमें बात कर रहा है, सेक्शन 7 देखो, सेक्शन 7 क्या कह रहा है ना, मेरे को ये कह रहा है कि जो आपकी एक्सेप्टेंस है, जो आप हामी भर रहे हो, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एब्सोल्यूट 100%। क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अच्छा, यदि मैं किसी को बोल दूं कि मैं आपके साथ ये संविदा परफॉर्म करूंगा, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं करूंगा तो सही, पर मेरे को है ना इसके बदले में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी मैं आपको दूंगा, ये नहीं दे पाऊंगा, तो ये एक्सेप्टेंस क्या नहीं है उसकी, ये 100% नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, अपन नहीं काम कर पाएंगे भैया ऐसे। ठीक है। सेक्शन 8 किसकी बात करता है, एक्सेप्टेंस थ्रू परफॉर्मेंस इज वैलिड। भैया देखो, एक्सेप्टेंस थ्रू परफॉर्मेंस, सेक्शन 8 हमें क्या बोलता है, यदि ए ने बी को क्या बोला, ए ने बी को बोला, प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को बोला कि मैं आपका घर 5 लाख रुपए में खरीद लूंगा। ठीक है। अब भैया इनने इसको एक कंडीशन दे दी, इनने क्या करा, इसके घर पे 5 लाख रुपए भिजवा दिए, तो भी एक्सेप्टेंस क्या वैलिड मानी जाएगी। या इनने बोल दिया मैं आपका घर, ये वाला घर जब खरीदूंगा, जब आप घर के अंदर क्या करोगे, इसको रीपेंट करवा लोगे। घर को क्या कराना पड़ेगा, घर को करवाना पड़ेगा रीपेंट। तो ये सामने वाले भाई साहब को घर बेचना था, इनने घर को क्या करवा लिया, रीपेंट करवा लिया, तो इनकी एक्सेप्टेंस को वैलिड माना जाएगा। ठीक है। आगे सेक्शन 9 क्या कहता है दोस्तों, आखिरी सेक्शन इस लेक्चर का, ये हमें बताता है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। दोस्तों कभी भी अपने को यदि ये वाला शब्द दिखे, कौन सा, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है, एक्सप्रेस का मतलब होता है या तो वो चीज, या तो वो चीज क्या हो, बोली हुई हो, बोला हुआ, या लिखा हुआ, तो वो क्या होता है, एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड का क्या होता है दोस्तों, मतलब इम्प्लाइड का मतलब होता है, इम्प्लाइड का मतलब होता है बाय कंडक्ट, गेस्चर या इशारा। ये किसके अंदर गवर्न होगा, ये गवर्न होगा बाय कंडक्ट के अंदर। मतलब भैया मैंने बोला कि भैया ये वाली ट्रेन राजस्थान जाएगी, तो उनने बोल दिया, बोले हाँ जाएगी, तो भैया इशारे से कम, बोले राजस्थान की ट्रेन में बैठा तो राजस्थान ही जाएगी ना भाई, कहाँ जाएगी और ट्रेन। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया। इम्प्लाइड के अंदर क्या होता है भैया, आप तो अपनी ओन डिस्क्रिप्शन से समझ जाते हो, या तो इशारे से समझ जाते हो, या तो आचरण से समझ जाते हो, किससे, आचरण से। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। स्वास्तिक की सीरीज में दोस्तों आज हमने कवर करा सेक्शन 1 to 9, और साथ ही पढ़ा इसका प्रिमिलियरी क्लॉज, सेक्शन 1 और इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अच्छा, आने वाले हम लेक्चर के अंदर इसके आगे की सारी चीज कवर करेंगे, और आखिरी के अंदर इसके जो एमिनेंट केस लॉ है, जो इसके अंदर बहुत ही एसेंशियल पोजीशन रखते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।